हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश के 3 व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो जो आज का व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ, ये सब आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम प्लीज़ बताइए ध्यांश के साथ क्या हुआ था। हालांकि मैं कुछ उसकी अपडेट्स पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। हाँ, मेरे लिए मुश्किल था ये व्लॉग बनाना, क्योंकि पीछे बातों को याद करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं लेकिन आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। रिपीटली बहुत सारे क्वेश्चंस फेसबुक से और इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। जो नए फॉलोवर जुड़ रहे हैं उन्हें शायद वो वाला व्लॉग नहीं मिल पा रहा है जो मैंने पहले ध्यांश की ध्यांश कैसे बीमार हुआ था, वो मैंने व्लॉग जब बनाया था। तो ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी, वो ये है कि हमारी भी एक हंसती खेलती दुनिया थी, जो न जाने किन लोगों की नज़र लग गई कि सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। तो ये एक जब ध्यांश, सब लोग पूछते हैं कि मैम जब ध्यांश पैदा हुआ था तो क्या ये रोया नहीं था। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है। दूसरा ये होता है कि क्या आपकी जो प्रेगनेंसी जो टाइम था वो कैसा रहा आपका, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो मैं बता दूं, जब मैंने ध्यांश को कंसीव किया था तो मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पूरे 9 महीने एकदम सब बढ़िया चला था। जो मेरा ध्यांश था वो सिजेरियन हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन था कि सिजेरियन हुआ था या नॉर्मल होते थे, तो सिजेरियन हुआ था, लेकिन बिल्कुल सही हुआ था। ऐसे कोई इसको मतलब ऑक्सीजन पे नहीं रखा गया था या ऐसा भी नहीं था कि रोया नहीं था। सब बढ़िया था। डॉक्टर ने हमें दे दिया था, 3 दिन में मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और हम ध्यांश को लेकर अपने घर खुशी खुशी आ गए थे। ध्यांश का वेट भी बिल्कुल सही था, वो 3 kg का हुआ था और बाद में तो और गोलू मोलू हो गया था। तो ऐसे हमारे हंसते खेलते दिन बढ़ रहे थे। मैं जैसे उसका हर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, हर मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने पहले बच्चे का ज़्यादा क्रेज होता है, वो उसके लिए उम्मीद से भी ज़्यादा करते हैं कि अपने बच्चे के लिए, बच्चे को सारी चीज खुशियाँ दे। तो हम भी सेम वही कर रहे थे कि ध्यांश की लाइफ में कोई कमी ना रहे। हम उसका हर डे सेलिब्रेट कर रहे थे, हंसी खुशी खेल रहे थे। उसका अन्नप्राशन करना, उसके लिए पार्टीज करना, उसको घुमाना, मॉल्स लेके जाना, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। हमें नहीं लग रहा था कि हमारी मतलब लाइफ सडन चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब ध्यांश 11 महीने का हुआ, तो जब ध्यांश 11 आपको ये पता ही है कि 18 अप्रैल को बॉर्न हुआ था, और जब ये मार्च में, मैं आपको मार्च की बता रही हूँ, 6 मार्च को इसको पहली बार फिट्स 6 मार्च को इसको पहली बार फिट्स आया। और जब वो फिट्स आया तो वो हमें नहीं पता था कि वो फिट्स है। हुआ क्या था, ये खेल रहा था अपने पापा के साथ बेड पे और खेलते खेलते बेहोश हो गया कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, जैसे बेहोश हुआ लेकिन ये तुरंत होश में आ गया था। तो साहिल मतलब ऐसा, मतलब मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि ये कुछ इसको हुआ है। तो हम इतने घबरा गए कि हम इसको तुरंत लेके हॉस्पिटल के लिए निकले। जिस भी हम सिचुएशन में थे हम लोग तुरंत गए, और हम जैसे ही हमने दरवाजे के हम बाहर गए तो इसको होश आ गया था, ऐसे नॉर्मल लग रहा था। तो फिर भी डॉक्टर्स के पास हम गए और डॉक्टर्स ने ये बोला कि नहीं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है, शायद बच्चे को चॉकिंग हुई होगी, उसने खाना खाया था, इस वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। फिर हम ध्यांश को वापस लेके घर आ गए। तो तब उसके बाद ये फिर से इसको 1 घंटे बाद, जब मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी अपनी मम्मी से, तो मुझे लगा कॉलिंग में कि है ना इसको कुछ हो रहा है, ये फिर से बेहोश हो गया। जब ये फिर से बेहोश हुआ, फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके भागे। तो बाय चांस जहाँ से ध्यांश की सारी वैक्सीन करवा रहे थे वो वाले डॉक्टर वहीं पर ही थे। तो हमने सारी बातें उनको बताई, तो उन्होंने हमें कहा कि शायद इसको लग रहा है फिट्स आए हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है ध्यांश को। तो मैंने बाहर आकर पूछा अपने हस्बैंड से कि क्या हुआ ध्यांश को। तो कहता कि है ना ऐसे लग रही है कि इसको दौरे आए हैं। तो मैं एकदम मतलब आप सोच भी नहीं सकते मेरे ऊपर उस टाइम क्या बीती थी कि दौरे ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मेरा ये सबसे पहले यही क्वेश्चन था। उसके बाद डॉक्टर ने हमें भेज दिया था बड़े हॉस्पिटल। हम लोग बड़े हॉस्पिटल गए, वहाँ इसको एडमिट किया। वहाँ उसको उस दिन लगातार हर 1 घंटे बाद उसको बार बार फिट्स आ रहे थे। ऐसा करते करते रात के 11 बज गए थे। उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट कर लिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब इसका MRI वगैरह टेस्ट करा तो वो सब नॉर्मल आए थे। तो हम इसके बाद फिर इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पर हमें एक डॉक्टर मिले, न्यूरोलॉजिस्ट थे जो। तो उन्होंने इसका काफ़ी लंबा EEG किया कि काश कि शायद उसमें पता चल जाए कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है ध्यांश को। जब तक इसकी जो एक्टिविटी थी वो नॉर्मल थी। मतलब ध्यांश की जो मैं एक्टिविटीज़ में बता दूँ तो ये स्टैंडिंग तक आ गया था। बस यही कहते थे कि ओ जल्दी, मतलब अगर विंटर्स ना होती तो शायद चलना सीख जाता जल्दी।
लेकिन हमें यही उम्मीद थी कि शायद अपने बर्थडे तक ये चलना शुरू कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में थे तो ध्यांश की जो बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन लगने ये चीज़ें हो रही थी उसके साथ, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था और हमें भी नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग, डॉक्टर ने जब इसका टेस्ट किया तो फिर इसकी छुट्टी कर दी थी कि आप घर जाइए, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो मैं आपको खुद ही फ़ोन करके बुलाऊंगा। उनका क्लिनिक हमारे घर के पास ही था। तो जब हम घर पे आए तो इसके एक दिन बाद डॉक्टर की कॉल आई कि आप मुझसे मिलने यहाँ पे मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। तो हम जब ध्यांश को लेके सर के क्लिनिक पे पहुँचे तो हमें पता चला कि सर ने हमें बताया कि क्या आपने कुछ ध्यांश के अंदर ऐसी चीज़ देखी है कि जिसमें आपको फील हुआ हो कि वो कुछ अलग हरकत कर रहा है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, और हमने जैसे अपनी पीछे की वीडियोस देखी तो हमें उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमने ध्यांश के साथ कुछ ऐसा हो रहा था। तो मतलब ऐसे झटके टाइप उन्होंने हमें बोला कि ऐसा कुछ झटका आया हो या कुछ, तो हमें ऐसा नहीं लगा कुछ भी। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि अगर आपको नहीं लगा ना तो आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें लग सकती हैं। तो फिर जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपने देखी ना हो और फिर डॉक्टर उसके बारे में बोल दे कि ये हो सकता है, तो फिर आप एक सोचते हो कि क्यों ना हम किसी और डॉक्टर से मिलें। उसके बाद हम लोग डॉक्टर आर के सब्रवाल से गंगाराम में मिले, और जब हम गंगाराम गए तो उन डॉक्टरों ने भी हमें सेम यही बातें बोली थी। जब ध्यांश फर्स्ट टाइम डॉक्टर सब्रवाल के पास गया था तो वो जब ठीक था बिल्कुल, तो वो जब प्रॉपर ऐसे करते ना कि बाय करके ही आया था हॉस्पिटल से। तो ये थी हमारी 20 मार्च की बात। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था 22 मार्च से, और ध्यांश की जब थोड़ी सी डॉक्टर ने नॉर्मल जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट की थी। उसके बाद चलते चलते क्या कहते, लॉकडाउन के बाद जैसे इसके बर्थडे से कुछ दिन पहले 18 अप्रैल से कुछ दिन पहले ही ध्यांश को हमने खुद ये चीज़ फील की कि उसको झटके टाइप कुछ आ रहे हैं, जैसे एकदम बहुत तेज झटका जरा, जैसे वो जो अपना हाफ शरीर था ना वो एकदम यूं नीचे पूरा लटका के छोड़ देता था। जिसके कारण मतलब जब ये चीज़ें हुई तो हमें पता चला, जब पहले नहीं हुई थी तो हमें नहीं पता चला था। जब ये हुई ना तो उसका जो ये गर्दन थी वो पूरी ऐसे हो गई थी एक साइड। हमने जब उसका फर्स्ट बर्थडे अपने घर में लॉकडाउन में हमने जब केक कट किया था, आप उसमें भी देखोगे ना उसकी गर्दन ऐसे थी। तो हमें ना समझ ही नहीं आया कि इसकी गर्दन ऐसे क्यों हो गई, और कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा था, सारे ऐसे कोई डॉक्टर ऐसे देख नहीं रहा था बच्चों को, कि जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन बच्चों को न्यूरो की प्रॉब्लम थी। तो फिर हम ध्यांश को लेकर गए, एक जो थे ऑर्थो वाले डॉक्टर देखने के लिए तैयार हुए कि क्या इसकी नेक में प्रॉब्लम है। तो जब हमने उसको देखा तो कहता कि इसका ये न्यूरो से ही रिलेटेड कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर भी कुछ अच्छे से नहीं बता पा रहे, और न्यूरो का बच्चा मतलब पेशेंट है तो नहीं इतने अच्छे से देख पा रहे। तो फिर मैंने खुद से ही ध्यांश की थोड़ी सी काई करनी स्टार्ट की, नहलाते वक्त वो करते वक्त, तो उसकी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई नेक। तब जब लॉकडाउन था हमें इतनी दिक्कतें हुई क्योंकि एक तो ध्यांश को इलाज अच्छे से नहीं मिल पाया। जो हम मेडिसिन थे, जो डॉक्टर थे फ़ोन पर ही डॉक्टर सब्रवाल बता रहे थे, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, लेकिन शायद जब तक उसकी बीमारी डिक्लेयर नहीं हुई थी तो उसको उस बीमारी की जो उसको बीमारी थी वो मेडिसिन उसको नहीं मिल पाई थी। तो तब हमने जब 20 मई को जब जैसे लॉकडाउन खुला था ना वैसे ही हम तुरंत डॉक्टर के पास गए ध्यांश को लेके। तो जैसे डॉक्टर ने हमें पहले ही बोला था कि जब ध्यांश के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखे ना तो आप उसकी वीडियोस बना लेना, क्योंकि आप शायद अच्छे से बता नहीं पाओगे, तो हम वीडियोज़ में वो अच्छे से देख लेंगे। तब हमने जाके डॉक्टर को ध्यांश की वीडियोज़ दिखाई। जब हमने ध्यांश की वीडियो तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि ध्यांश को वेस्ट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो गई है, जो काफ़ी बहुत रेयर होती है, बहुत कम बच्चों में होती है। हमें नहीं पता था वेस्ट सिंड्रोम क्या होता है, हमें इस बीमारी का क्या, हमें इसके आसपास का भी कुछ नहीं पता था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद ध्यांश का उन्होंने इलाज शुरू किया। उसके बाद ध्यांश पहले स्टीरॉयड चले और चीज़ें चली, ऐसे करते करते वो अपनी धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट तो उसके अंदर नहीं कुछ हुआ, बल्कि वो बैक चल जाता रहा, मतलब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलता रहा। तो जो सबसे उसका जो था भाई, सबसे पहले वो उसका हॉस्पिटलाइज्ड बार बार होना, उसको एस्पिरेशन की प्रॉब्लम होना। जब हमने वेस्ट सिंड्रोम के बारे में सुना तब हमने पूरा अपना गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि क्या होता है क्या होता है। सबसे पहले पेरेंट्स का यही काम होता है, क्योंकि है ना उस टाइम पे
कोई भी मतलब हमने को भी ऐसा कोई बच्चा देखा नहीं था कि जिसको ऐसे जैसे वो हो प्रॉब्लम्स हो। मैं पूरा नेट पे ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे इन पे देखती रहती थी कि कुछ ऐसा मिले कुछ मिले, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था। जो मुझे मिला था ना वो मुझे बाहर के बच्चे मिले थे, यूके, आयरलैंड, यूएस, वहाँ के बच्चे मिले थे जिनमें ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन वह सिंड्रोम भी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से था। जैसे किसी बच्चे में ज़्यादा था, तो कोई बच्चा जो वह सिंड्रोम के साथ सब कुछ कर भी रहा था, और कोई था कि कुछ कर नहीं रहा था। उसके साथ साथ और कुछ मल्टीपल्स बीमारियाँ, ऑटिज़म और XYZ बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है बच्चे को। तो वो हमारी शुरुआत थी, हमें नहीं पता था। जब मुझे वो कुछ पेरेंट्स मिले, जैसे वो बाहर के ही थे, इंडिया का मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला था कि जिससे मैं ये पूछ सकूँ कि आपके बच्चे को क्या है, क्या मेरे मतलब मैं रिलेट भी कर सकूँ ध्यांश को। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोगों के माइंड जो थे यहाँ के वो सिर्फ यही थे कि बच्चे ये तो मतलब वो सारे बच्चों को एक कैटेगरी में लेके चलते हैं कि बस स्पेशल बच्चा, बस उनके सिवा नहीं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि इस बच्चे को क्या बीमारी है, इस बच्चे को नहीं। वो सोचते कि नहीं हमारा बच्चा भी ऐसा, हमारा बच्चा भी ऐसा, हमारा बच्चा भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ 5 साल के, वो ये है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब बच्चों को अलग अलग बीमारी होती है। अगर मैं ध्यांश को रिलेट करूँ दूसरे बच्चों से, तो दूसरों के बच्चे चलते हैं, बैठते हैं, नेक होल्ड करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा वो नहीं करता। तो और दूसरों के बच्चों से मैं ये भी कंपेयर करूं कि उनके बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन मेरा ध्यांश सब कुछ खाता पीता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जब मैं जैसे फिर मैंने सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे जितनी मैं डिप्रेस्ड हो गई थी वो मुझे ही पता है। मेरा पूरा वेट कम हो गया था, मुझे कुछ भी मतलब मैंने लोगों के फ़ोन, जैसे सब लोगों को पता चला ध्यांश को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, वैसे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मैंने मतलब मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिनका मैं जवाब ही नहीं दे पाती थी। तो मैंने सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। सबसे पहले मेरा काम यही था कि जब तक मैं इन चीज़ों को मतलब इनका सामना नहीं कर पाऊँगी, तो मैं मतलब मुझे पहले अपने आप को तैयार करना था इन चीज़ों के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने शायद मुझे मेंटली भी प्रिपेयर किया कि नहीं, हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही हुआ। फिर हम अपनी मतलब ये तो था ही कि हाँ लंबा इलाज चलेगा, हमने सारी चीज़ें, हम इन चीज़ों से पूरे प्रिपेयर हो चुके थे। फिर हमें था कि हमें अब कोई नया रास्ता ढूंढना था कि कैसे हम अपने आप को भी बिजी रखें और हम ध्यांश का इलाज भी अच्छे से करवाएं। तो उसके लिए काफ़ी लोगों ने अपने सजेशन दिए, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। पूरा हमने सर्च किया, इधर देखा, बहुत हमने मतलब कोई ऐसी जगह नहीं, कोई मंदिर नहीं ऐसा, कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ हमने अपने बच्चे के लिए ना किया हो। हमने यहाँ तक कि बाहर तक कोशिश की। जब ध्यांश की बीमारी मुझे सबसे पहले पता चलेगी तो मुझे यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसका इलाज बाहर हो, तो मैं इसका इलाज बाहर जाके करवाऊंगी। क्योंकि हर पेरेंट्स को यही लगता है कि वो अपने सबके लिए बच्चा ज़रूरी होता है और कोई चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती। लेकिन उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मुझे वहाँ चोट दी जहाँ उन्हें पता था कि सारे रास्ते बंद थे। अगर मान लो बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रांसप्लांट की होती, तो वो शायद भगवान भी जानता था कि मैं वो करवा लेती, या कुछ और होती तो मैं उसके लिए भी लड़ने के लिए। लेकिन भगवान ने वहाँ तोड़ा जहाँ पे ये था कि बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। तो उसके लिए मुझे मतलब फिर मैंने अपने आप को वो कर लिया कि नहीं, कि भाई बच्चा ध्यांश मेरे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ये धीरे धीरे सारी चीज़ें इसने भूलनी शुरू कर दी थी। फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने जो चीज़ें मैंने देखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो दूसरे भी देखें। कि भाई जब आपका बच्चा बीमार हो तो आपको सबसे पहले, अब आपको ये नहीं है कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाते हो सबसे पहले कि आपको पता चले कि इनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। जब मैंने ध्यांश की वीडियो डालनी शुरू की तो मुझे भी बड़े नेगेटिव मैसेज आते थे हैं, और क्या कहते हैं कि अपने बच्चे को ऐसे दिखाती है वैसे दिखाती है। तो मुझे भी ये लगा, मैंने कहा यार मैं तो एक डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तो दूसरा मेरे साथ शुरू हो गया।
तो फिर मैंने कहा कि यार बड़ा ही मुश्किल है कि कैसे किया जाए। तो फिर तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़, तू बिल्कुल अपने है ना कान बंद कर ले दूसरे लोगों से कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं। हमारा मोटिव है कि जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन से हम गुजरे ना, वो दूसरे ना हो, कि भाई कम से कम उन्हें तो ये पता चले कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है, कैसे है, कौन से डॉक्टर के पास है, कहाँ जा सकते हैं। फिर मैंने शुरू किया धीरे धीरे, तो इसकी थियांश की कुछ वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई। फिर लोगों के धीरे धीरे जो लोगों के थे पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए। और आज ये मैं आपको बता रही हूँ 4 साल की बात है कि भाई जब मैंने इसका अकाउंट शुरू किया था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो हम लोगों से मोटिवेट हो गए, कितने लोगों ने अपने अकाउंट शुरू कर दिए। और अब मुझे उन लोगों के अकाउंट्स देख के खुशी होती है कि थैंक गॉड, कम से कम इसने अपने बच्चे को बाहर तो निकालना। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो अंदर दब के रह जाएं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी बाहर निकले, उन्हें भी पूरा ज़िंदगी जीने का हक है। और वो क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स भी उनका पूरा करें और उन्हें भी एक अच्छा जीवन दें। हाँ, कुछ वो समझ नहीं पाते लेकिन वो महसूस सब कुछ करते हैं। वो कुछ बता नहीं पाते लेकिन वो अपने इशारों से, इन चीज़ों से, उनके जो बिहेवियर से उससे पता चल जाता है कि हाँ बच्चा खुश है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। तब जाके और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दिखाना सोशल मीडिया पे शुरू किया। मुझे उन लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि वो लेकर आए। उसमें अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं जिसको कुछ भी मारे, कुछ भी मारे। हमारी भी नॉलेज बढ़ी कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हमें सोशल मीडिया ने लास्ट में जाके बहुत सहारा दिया। लाइक कि हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे थियांश की स्टॉलर खरीदना और सारी चीज़ें लेना, क्या हम इस इलाज में हम कैसे जा सकते हैं, डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप ये कर रहे तो वो वाली चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से बात की। लेकिन कुछ बच्चे थे जिनके पेरेंट्स बोलते थे कि उनके वेस्ट सिंड्रोम है। तो वो वेस्ट सिंड्रोम भी बच्चों में अलग अलग टाइप से पाया जाता है। वो तो चलो उस बारे में अभी इतना बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि लोग निकले अपने बच्चों को लेकर, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। आज शायद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती तो पेरेंट्स को इतनी मुश्किल होती हैं। उन्हें मैं कोशिश, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, मैं सबको आंसर करती हूँ। और मैं सबसे पहले तो यही बात बोलती हूँ कि अपने किसी एक डॉक्टर पे ही रहें, डॉक्टर बार बार चेंज ना करें। दूसरा ये हुआ, जो थियांश की सिचुएशन थी वो धीरे धीरे उस डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। डॉक्टर सवरवाल ने बहुत मेहनत की थियांश में। फिजियोथेरेपिस्ट ने भी, जो डॉक्टर के सिंह थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। शायद आज वही कारण था कि थियांश के जो हाथ पैर है वो इतने टाइट नहीं है। उसकी जो आप बॉडी भी देखते हो आपको बिल्कुल सही लगती है, उसके एक्सप्रेशन है वो भी बिल्कुल सही लगते हैं ना। उसके दांतों में कभी मैंने कैविटी होने दी, क्योंकि मैंने उसको ब्रश भी करवाई। सब लोग कहते थे कि मैम आप ब्रश कैसे करवाते हो, ये भी मैंने बताया था कि आप कोई भी फ्लेवर का आप टूथपेस्ट ले सकते हो, आप उससे करवा सकते हो। वो अगर अंदर भी चला जाएगा तो वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। इतने सालों में हमने इतने उतार चढ़ाव दिखे। आज मतलब थियांश कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड एडमिट हुआ है। कभी किसी चीज़ के कारण, कभी एक बार कोमा हो गया था उसे, एक बार उसका ऑक्सीजन डाउन हो गया था। तो कभी एस्पिरेशन होना, तो मल्टीपल्स रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हो गई है तो वो सही नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होकर सही भी हुई हैं। आज अगर आज थियांश की सिचुएशन देखें तो वो अभी भी वो नेक होल्ड नहीं कर पाता है, हल्का फुल्का ही थोड़ा बहुत कर पाता है, लेकिन हमें समझ पाता है, खाना खा पाता है, उसको पता है मम्मा है पापा है, अच्छे से हमें जानता है। हमारे लिए यही काफ़ी है। आगे जो भगवान की इच्छा रही वो तो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्या पता थियांश से कोई मिराकल हो जाए, वो सही हो जाए। और जो इतना हमने आगे की कभी सोची नहीं, हमें यही है कि जो हमारे दिन चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहे और कोई ऐसी दिक्कत ना आए। मेन प्रॉब्लम जब होती है जब थियांश हॉस्पिटलाइज होता है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटलाइज होता है तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। उसकी इतनी सारी सिरिंज लगती है, इतनी वो लगती है, इंजेक्शन बार बार लगना। और दूसरा उसके साथ उसके जो स्टीरॉइड्स के कारण उसके हाथों की पैरों की ग्रोथ बहुत लंबी है, जो यहाँ पे फेस की है वो भी बहुत लंबी है। तो
तो जब उसको लगती है पट्टी तो जब उतारते तो उसको पूरा बहुत दर्द होता है। तो ये चीज़ें मुझसे नहीं देखी जाती। एनजी वाला तो मैं ये करती हूँ कि जब मुझे लग रहा है कि उसको एनजी लगेगी तो मेरे इधर से रिमूव कर देती हूँ उसके हेयर, ताकि जब पट्टी उतरे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये मतलब मेरे लिए वो ज़रूरी है कि उसको पेन ना हो, मतलब उसको दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब उसको दर्द होता है तो वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम हॉस्पिटलाइज्ड और घर पर ही रहे। कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में थी कि जब एनजी लगती थी तो वो हमारे लिए देखना बड़ा मुश्किल था। आज एनजी लगवाना, उसकी रिमूव तो हम खुद ही कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। कुछ टाइम पहले उसको यूरिन में प्रॉब्लम हो गई थी कि यूरिन पास करने में प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो जब पहले हमें उसके लिए बार बार हॉस्पिटल में भागना पड़ता था कि उसका पाइप डलवा के हमें यूरिन पास करवाना पड़ता था, लेकिन अब वही हमें डॉक्टर्स ने बोला, एम्स वाले ने, कि आप कब तक ऐसे बार बार जाओगे इमरजेंसी में, इससे अच्छा तो आप खुद ही करना सीख लो। फिर हमने खुद ही वो चीज़ करनी सीखी और अब हम वो चीज़ भी खुद से ध्यान को करवा देते हैं। उसको एस्पिरेट जो सक्शन करना कई बार हो जाता है वो भी करवाना, और कंसनट्रेटर हमारे पास है, वो हमें, और अगर मान लो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो हमें कहीं तुरंत भागना ना पड़े। कई बार अब उसको क्या होता है कि जब उसको सीजर्स आते हैं तो उसके इतने जो हाथ हैं और पैर हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और पूरी बॉडी गर्म रहेगी और पैर हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाएंगे। जो नेल्स है वो भी थोड़े ब्लू हो जाते हैं। तो उसके जब हमें लगता है फिर हम कंसनट्रेटर से नहीं, फिर हम ऑक्सीमीटर से उसका पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर थोड़े, क्योंकि सीजर्स में होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल है जो वो डाउन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीख ली हैं और हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं अब हमें, हमारा बस यही काम रहता है कि हम बस ध्यांश को बिल्कुल सेफ रखें और उसको कोई भी पेनफुल लाइफ ना दे, एकदम स्मूथ उसकी लाइफ चले, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। उसके लिए तो जो वो जी रहा है वही लाइफ है। और हमें भी कुछ इतना वो नहीं है, ना तो हम अपने बच्चे को किसी के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, ना हम ये सोचते कि काश ऐसा होता, क्योंकि वो काश वाला शब्द अब ख़त्म ही हो गया है। तो हमने अपनी जो है रियलिटी है वो हमने एक्सेप्ट की है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी वही करें। और सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सबकी अपनी होती है। हमारी फैमिली बस यही है, छोटी सी फैमिली है हमारी, और हम तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जिनकी नज़र लगनी थी उनकी लग चुकी हैं, वो बहुत खुश होंगे नज़र लगा के, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि ये तो आज हमारे घर है, कल किसी और के साथ होगा जिसने भी हमारे साथ गलत किया। हम किसी को कुछ नहीं कहते, ना हमें किसी से कोई मतलब। हमारा जो यही अपनी सोसाइटी और अपना घर और अपना ध्यांश, और इसके सिवा हमें अब जो बाबा की मर्जी, बाबा शाम की मर्जी जो देंगे वो स्वीकार है। और बस अब यही है कि अच्छा लगता है ध्यांश को खाटू श्याम लेके जाना, बाबा खाटू पे बहुत विश्वास है। अब सोच लिया कि बस अब कहीं नहीं जाऊंगी, एक का हाथ थाम लिया है, वहीं रहूंगी और अपने बच्चे के लिए जितना हो सकेगा उतना करूँगी। आप लोगों की भी हेल्प पड़ी तो आप लोगों से भी हेल्प मांगूंगी। भगवान की दया से ऐसा कभी ना हो कि किसी की मुझे हेल्प लेनी पड़े, लेकिन अगर आप लोगों की भी कभी हेल्प पड़ी तो ज़रूर हम आप लोगों की भी हेल्प लेंगे। और क्योंकि यही हमारी फैमिली है जिसके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, हम कुछ भी ऐसा नेगेटिव शेयर नहीं करते। हम जो भी होता है, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, हम वही शेयर करते हैं। हमारे आसपास क्या चल रहा है हम वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो चलो, अब यही थी हमारी एक छोटी सी कहानी। 5.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ना जाने कितने साल और चलेगी, और क्या पता कि ध्यांश सही हो जाए और ये लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ उसके हाथ में ही है। हमारे हाथ में तो सिर्फ ये है कि ध्यांश का ध्यान रखना, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, उसका अच्छे से इलाज करवाना। पहले ध्यांश का इलाज गंगाराम से चल रहा था, अब उसका एम्स से चल रहा है, क्योंकि हमें डॉक्टर ने एम्स में रेफर कर दिया था। लेकिन कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम उसके लिए गंगाराम में ही जाते हैं। अगर आपको भी ध्यान से रिलेटेड और बातें जानने तो आप पीछे के व्लॉग्स देख सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी बनाए हुए हैं। उसका डेली रूटीन बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारी लाइफ इतनी बिजी रहती है कि मैं बार बार कैमरा उठा के भी मतलब व्लॉग्स नहीं बना सकती, इतना भी नहीं हो पाता हम लोगों से। लेकिन जितना हम लोगों से हो पाता उतना हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं।
और कुछ जो शॉर्ट्स है वो हम डालते रहते हैं। वो आप हमारे जो इंस्टाग्राम है और हमारा नया चैनल फेसबुक, आप उस पर भी जा सकते हैं। फेसबुक में भी काफ़ी अच्छे लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों वो आप इस वाले व्लॉग में प्लीज़ ज़रूर डालना। उनका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, मेरे थ्रू नहीं तो मेरे हस्बैंड के थ्रू। और मुझे लगेगा कि कोई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोगों को मिलेगा, सब आप लोगों को उसका भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि आप ये मत सोचना कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगी। इस व्लॉग का में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं पक्का करूँगी। पीछे के व्लॉग्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इसके क्योंकि स्पेशली कि ये वाला व्लॉग मैं कह के डाल रही हूँ तो मैं इसके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और इसमें मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। तो यही थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, थियांश की जर्नी, कि थियांश ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। पीछे वाले स्ट्रगल को देखें तो आज हम पहले से काफ़ी बेटर है। तो आप अपना आशीर्वाद थियांश को हमेशा देते रहना। शायद आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं, शायद नहीं पक्का आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं कि जो थियांश को हर बार हॉस्पिटल से खींच लाती हैं और उसको सही कर देती हैं। तो आगे भी आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाते रहना। गलती मुझसे ये हो जाती है कि मैं उस टाइम आप लोगों को नहीं बताती, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि जब उस टाइम एक होता है ना कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले ना तो कोई वो बच्चे को लगती ज़रूर है, और मतलब वो कुछ नेगेटिव नहीं होने देती, वो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सारी बातें शेयर करती भी हूँ, हॉस्पिटल की भी जो भी है जो भी उसके साथ है होता है वो सारी बातें शेयर करती हूँ। तो आप अपना प्यार और अपना ब्लेसिंग्स हमेशा थियांश के साथ रखना। और अगर हमें आपको लगे कि हमसे कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा तो आप हमें ज़रूर बताना। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड ब्लेसिंग्स। ओके, बाय बाय।